स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और बातचीत तो कोरोना पे ही होती है रोज़, लेकिन अलग अलग पहलुओं पे हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। और आज का जो पहलू है वो आर्थिक है कि इस कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ हमारी ज़िंदगी में आर्थिक क्षेत्र में बदल गया है और आगे भी बदल रहा है। और इस बदलती हुई परिस्थितियों में कई चुनौतियाँ भी खड़ी हुई हैं और उन चुनौतियों से हमें भी निपटना है, सरकार को भी निपटना है, कॉरपोरेट्स को भी निपटना है। तो अलग अलग फोरम पे आप ये बातें सुनते होंगे कि बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। जो बहुत ही ज़्यादा लेबर क्लास है उसके लिए मुश्किल है क्योंकि उसका काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। माइग्रेंट लेबर के सामने समस्या है, कॉरपोरेट के सामने समस्या है क्योंकि बिजनेसेस बिल्कुल ठप हैं और बिज़नेस खुले तो कहाँ से शुरुआत हो क्योंकि पूरी चेन खोलनी पड़ेगी। इस तरीके की बहुत सारी मुश्किलात सामने खड़ी हैं और उससे कैसे निपटा जाए, सरकार की तरफ से बातचीत चल रही है कि एक बड़ा पैकेज का ऐलान हो सकता है। उस पैकेज में क्या फोकस होना चाहिए, किस सेक्टर या किस क्षेत्र को या किस तबके को सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, इन सब पहलुओं पे आज हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिचय करा दूं आपका, हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम, जो खुद भी एक बैंकर रह चुके हैं और इकनॉमी की चीज़ों को बड़े आराम से, बड़ी बारीकी से समझते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं, ये भी बहुत अच्छे तरीके से इकनॉमिक्स को समझते हैं, तो इनसे भी बातचीत होगी। पीएचडी चैम्बर्स के पूर्व अध्यक्ष और केंट आरओ के चेयरमैन डॉक्टर महेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। छोटे बिजनेसेस की जो हम लोग बात लगातार कर रहे हैं कि एसएमई सेक्टर या मीडियम एंड स्मॉल में बड़ी दिक्कतें हैं, तो गुप्ता जी के पास बड़ा पल्स है, चूँकि पहले एक फोरम को हेड कर चुके हैं तो अच्छे से समझते हैं। और इसके साथ ही संजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं जो मार्केट एंगल भी समझाएंगे। और हमारे विशेष मेहमान बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटोरियल डायरेक्टर ए.के. भट्टाचार्य जी हैं, जिनको हम लोग प्यार से ए.के. भी कहते हैं। बड़ी पैनी नज़र रखते हैं और अनुभव है बहुत वर्षों का। तो इकनॉमी के इस समय जिसको कहते हैं ना नब्ज़ पे हाथ रखने वाली बात, वो ए.के. भी सर से समझेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ए.के. भी सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। बड़ी अभूतपूर्व समस्या है और हम सब इस समस्या से लड़ने की, जूझने की, उपाय ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है। चर्चा ये चल रही है कि एक बड़ा पैकेज का ऐलान हो सकता है। कई तबकों से ये खबरें निकल के आ रही हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम समझें कि इस समय हमारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है और कहाँ सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है जिसको तुरंत एड्रेस करना चाहिए। देखिए, अगर आप अपना ध्यान अगर भारतीय अर्थनीति की अवस्था में देखेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि जो 2020-21 की जो पहली तिमाही है उसकी जो अगर आप जो आर्थिक गतिविधि जो है उसमें एकदम समझ लीजिए ये आपके साथ हाथ से निकल गया है। क्योंकि अगर आप लॉकडाउन अगर 3 मई को थोड़ा बहुत अगर आप रिलैक्स भी कर दें, मैं समझता हूँ आर्थिक गतिविधि अगर पुरानी अवस्था में आने की उम्मीद रखते हैं, वो पहली तिमाही में नहीं आएगी, वो दूसरी तिमाही से आएगी। आपने जो सवाल किया है कि क्या करना चाहिए, मैं समझता हूँ जो पहला जो इकोनॉमिक पैकेज का जो टारगेट होना चाहिए वो है हमारे देश में जो 90% जो हमारी जो वर्किंग क्लास जो इनफॉर्मल सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसकी देखभाल की बहुत सख्त जरूरत है इस वक्त, मैं समझता हूँ। क्योंकि अब अगर आप एक जो भी पैकेज देंगे, आप जो फिस्कल डेफिसिट की बात होगी वो होगी, पर उसको ना देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो 90% हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के जो वर्कर्स जो हैं वो किस तरह से जल्द अपने काम में वापस आ सके और पुरानी गतिविधियों में वो फिर से अब काम करना शुरू कर दें। क्योंकि वो नहीं काम करेंगे तो आपकी जो पहिया जो है, अर्थनीति की जो पहिया है, वो चक्का जाम ही रहेगा, चक्का नहीं खुलेगा। मैं आपको इसमें एक संदर्भ में एक बड़े ऑटोमोटिव कंपनी के एक प्रवक्ता से मैं उनकी एक बात मैंने सुनी। उन्होंने कहा कि अगर मैं फैक्ट्री खोल भी लूँ पर मेरे अगर वर्कर्स नहीं आए तो मैं कैसे काम करूंगा। अगर मेरे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स अगर मुझे कंपोनेंट सप्लाई ना करें तो मैं कैसे अपना काम चलाऊंगा। तो अगर अर्थनीति का पहिया को अगर पूरी तरह से वापस लाना है, मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये है किस तरह से आपके पास करीबन जो 90% जो इनफॉर्मल सेक्टर की जो वर्कर्स जो हैं
उसको आप किस तरह से मदद करें और किस तरह से उनको अपने पुराने कामों में उनको वापस लाने के लिए मदद करें। ये बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चुनौती है। ये कोई साधारण काम नहीं है, बहुत 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 दिक्कत वाली काम है, पर ये काम करना पड़ेगा। और इसके सिवा मेरे ख्याल से इस जो लॉकडाउन से बाहर आने की हम जो सोच रहे हैं वो हम सर काम में नहीं कर सकते। एक दिक्कत सर है, थोड़ा उसको समझाइए मुझे। आप ये कह रहे हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर और जो लेबर क्लास है उसकी हमको मदद करनी चाहिए। अब इसकी मदद मुझे जो समझ में आ रहा है दो तरह से। एक तो ये है कि अगर लॉकडाउन हटे तब तो ठीक है कि आपने फैक्ट्रियां खुलवा दी, पूरी सप्लाई चेन खुल गई। अब मारुति उदाहरण के तौर पे मारुति मान लीजिए खुली तो उसके एंसिलरी सप्लायर भी खुलें और उसके डीलर भी खुलें और ग्राहक भी खुले, तो पूरी एक चेन कंप्लीट हो गई। लेकिन ये शर्त ये है कि ये लॉकडाउन हटे। अगर लॉकडाउन नहीं हटता है तो उन लेबरर को आपको सीधे बेनिफिट देना पड़ेगा पैसे के तौर पे, क्योंकि उनके जॉब चले गए हैं। तो अब इन दोनों परिस्थितियों में क्या करें सरकार, चूंकि लॉकडाउन भी एक बड़ा चैलेंज है। आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया है। मैं समझता हूं कि जो इस वक्त जो अवस्था है, अगर आप लॉकडाउन एक साथ तो आप नहीं खोल सकते, तो एक तरफ आप धीरे धीरे जो एक ग्रेजुअल फेज्ड लॉकडाउन को आप खोलने की एक समय आ चुका है, मैं समझता हूं। क्योंकि अगर आप और भी देरी करेंगे तो आपकी आर्थिक जो रिकवरी जो है, इकोनॉमिक रिकवरी की जो बात करेंगे, वो और भी दूर चला जाए उसका गोल। तो मैं समझता हूं एक तरफ तो आप ग्रेजुअल लिफ्टिंग करें इसकी लॉकडाउन की, और दूसरी तरफ जो क्योंकि ये ग्रेजुअल होगा, इसीलिए साथ साथ मैं एक समझता हूं कि ये ऐसा समय आ गया है कि एक यूनिवर्सल बेसिक कैश ट्रांसफर की बहुत सख्त जरूरत है। अगर हम इसको एक क्वासी यूनिवर्सल ट्रांसफर ऑफ कैश की बात करें कि वे आधार है तो दीजिए, तो मैं समझता हूं कि इसका जो पूरी तरह से जो इम्पैक्ट जो है वो हर तबके के लोगों को नहीं पहुंचेगा। तो मैं समझता हूं अगले 6 महीने तक एक लिमिटेड यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक ट्रांसफर की स्कीम होनी चाहिए, जिसमें पैसा लगेगा, पर जो बहुत अर्थशास्त्रियों ने बहुत सारे इसके एस्टिमेट भी किए हैं कि अगर आप एक मिनिमम इनकम गारंटी अगर 6 महीने का देते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद वो बाद में आस्ते आस्ते काम में आ जाएंगे, तो आप ये 90% जो वर्कर कम्युनिटी जो है, जो 400 मिलियन की जो आपकी वर्कर्स क्लास जो है, इस 400 मिलियन यानी 40 करोड़ लोगों की आप ये समझ सकते हैं कि उनकी इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन से आप उनको बचा सकते हैं। और इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन से बचा सकेंगे तो वो आप सक्षम रहेंगे और शारीरिक कुशल रहेंगे। वो बहुत जरूरी है इस वक्त अर्थनीति के चक्के को वापस लाने के लिए। जी, बड़ा अच्छा पॉइंट रखा आपने कि करीब वो 40 करोड़ के आसपास जो हमारी वर्कफोर्स है जो एकदम स्ट्रैंडेड है उसको वापस काम पे लाना। और दो चीज़ जो आपने रखी है कि एक मिनिमम यूनिवर्सल स्कीम के तहत पैसा मिले और इकोनॉमी को धीरे धीरे खोला जाए। इस बात को मैं आपके साथ और खोलूंगा। एक व्यू और लेता हूं, महेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं जो स्वयं एक बिजनेसमैन है, केंटारो बड़ा फेमस ब्रांड है, उसके चेयरमैन है, बिजनेस चलाते हैं, साथ ही PhD CCI के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अच्छे से समझते हैं कि छोटे बिजनेसेस की इस समय क्या हालत है। गुप्ता जी, आपकी नज़र में क्या सबसे ज़रूरी है, करना चाहिए, और इस समय की स्थिति क्या है छोटे बिजनेसेस की? सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है। हम ये देख रहे हैं कि अभी कितनी मार पड़ने वाली है पता नहीं है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुल जाएगा, होगा या नहीं होगा, कब से हम लोग काम पे चलेंगे, बट ये कितनी अनसर्टेन स्थिति है ये नहीं पता। अभी भी 1500 केसेस हर रोज आ रहे हैं, तो हमको नहीं लगता कि 3 मई को ये लोग खोल देंगे। खोलेंगे भी तो ग्रीन जोन में खोल देंगे, बट ग्रीन जोन बहुत छोटे जोन्स हैं, ज़्यादातर छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। करेक्ट। छोटे इंडस्ट्रीज के लिए सबसे बड़ी तकलीफ आज की तारीख में ये है, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सरकार ने कहा कि आप अपने श्रमिकों को तनख्वाह देंगे, उनके पास पैसा देने को नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे पूंजी उनके पास आई नहीं है 1.5 महीने से, वो तनख्वाह कैसे देंगे, ये एक बहुत बड़ी तकलीफ है। सरकार अभी तक फैसला नहीं कर पाई ये तनख्वाह की भुगतान कैसे होगा। हालांकि एक ऑर्डर निकाल देना DMA एक्ट के अंदर वो एक बात है। फिर दूसरा, वो पैसे जो सैलरी देंगे उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, उसको एडवांस माना जाए या उसको परमानेंट सैलरी माने जाए। हम लोगों ने सरकार से रिक्वेस्ट करी थी कम से कम उसमें कुछ रियायत दे दे,
कम से कम प्रोविडेंट फंड ना देना पड़े उसके ऊपर ESI ना देना पड़े, और उसको भी स्लैब सिस्टम में कर दें। कुछ लोगों को मिनिमम वेज तक 100% दें, कुछ आगे ऊपर के स्लैब में 90% दें, और से ऊपर वाले स्लैब में 80% करें। स्लैब सिस्टम करके कर देते तो कम से कम इंडस्ट्रियलिस्ट को और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेबर है उनके डिस्प्यूट नहीं आते। हम अपनी लेबर के साथ ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन करना चाहते हैं, साथ में ट्रेंड लेबर है। ये नहीं चाहते कि जब सिस्टम चालू हो, जब सिस्टम नॉर्मल आए, उस वक्त हमारे पास उनसे कुछ काम कराने के लिए नई लेबर नहीं लाना चाहते हैं। तो एक घर का माहौल रख के उसमें कुछ एक बिना गवर्नमेंट के खर्चा करे, बिना ये जो मैं सजेशन आपको दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को खर्चा भी करना पड़ेगा और एक पैकेज भी लाना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से सरकार ये वेट कर रही है कि कितना नुकसान हुआ पता लगे, उसके बाद हम पैकेज लाएं। ठीक है, अभी एक्टिविटी नहीं हो रही, उस वक्त लाएं तो ठीक है, बट सिचुएशन इतनी खराब होने वाली है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, वो डिपेंडेंट है जिसको वो सप्लाई करती है। MSME का मतलब ये वो कस्टमर को नहीं सप्लाई करते हैं, B2B है। वो जिसको सप्लाई करते हैं उस इंडस्ट्री को, उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम प्रोडक्शन स्टार्ट करना नहीं है सर, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि माल कैसे बेचें। करेक्ट। हर एक के पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और माल जब बिकेगा जब बाजार खुलेगा। राइट। अब बाजार भी खुल जाए तो ग्राहक आए। अब ग्राहक क्यों आएगा? हमको मालूम है कोई अपने पास वैक्सीन नहीं है, 6 महीने तक कोई ग्राहक किसी दुकान पर जाएगा नहीं जब तक बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। अब बहुत ज़रूरी चीज़ में देखिए, होटल इंडस्ट्री बैठ जाएगी, टूरिज्म इंडस्ट्री बैठ जाएगी, बड़े बड़े मॉल बैठ जाएंगे। तो ये सिचुएशन बड़ी भयानक है। ऐसी भयानक स्थिति में सरकार को कुछ ना कुछ मदद देनी पड़ेगी, बट मेरे को सरकार की विडंबना ये समझनी पड़ेगी हमें कि सरकार के पास कस्टम ड्यूटी कम हो गई, सरकार के पास GST कम हो गई, सरकार के पास इनकम टैक्स कम हो जाएगी। हमारी सरकार के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व नहीं है कि वो सबको बांटे। तो ये एक डिमांड करना एक अलग बात है। हम लोगों ने भी डिमांड किया, भाई आप 20 लाख करोड़ का पैकेज दीजिए ताकि इंडस्ट्री को, जिससे कि इंडस्ट्री खड़ी हो सके। बट हमें साइमल्टेनियसली ये भी देखना पड़ेगा, मतलब मैं अर्थशास्त्री की तरफ से देख रहा हूँ कि सरकार के पास इतना पैसा है क्या देने के लिए। अगर देंगे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, नोट छापने पड़ेंगे। कर तो सकते हैं क्या? गुप्ता जी, तो यही मैं है, घर में बैठ के सोचना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस समय नोट छापने के अलावा कोई विकल्प है नहीं, और इस अभूतपूर्व एक्ट ऑफ गॉड कह सकता हूं मैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट की चिंता नहीं करनी चाहिए। FRBM में अगर बदलाव करना है तो करें। अब मैं अपने प्रतिनिधियों के पास चलता हूं। जफर साहब आपके पास, उसके बाद फिर आपके पास आऊँगा अभय जी। 2-3 बड़े अच्छे सुझाव दिए गए हैं, आप एकदम पॉइंटेड जवाब दीजिएगा, बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। AKB सर ने कहा कि आपको एक यूनिवर्सल स्कीम लानी पड़ी चाहिए जो पैसा मिले लेबरर्स को, और दूसरा धीरे धीरे इकॉनमी अब आप खोलें। और गुप्ता जी जो कह रहे हैं कि बहुत प्रैक्टिकल सुझाव कि PF में छूट दे दें, ESIC के कंट्रीब्यूशन ना देने पड़े, स्लैब्स में कुछ करा दें, इस दिशा में कुछ विचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, इकोनॉमी पे मैं 30 बार जब हुआ आपके चैनल यही डिस्कस करना इकोनॉमिक पर क्या पैकेज तरह से होगा। फिर से एक बार शायद से दोहरा था उस बात को कि सरकार बिल्कुल हर तरह से मॉनिटर कर रही सिचुएशन। जब कोई इंसान भी अगर ICU में रहता है तो इस जो आपदा आई हुई है, प्राकृतिक आपदा, उसके वजह से पूरा स्टैंड स्टिल तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफी हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई है। आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो नॉर्मल सिचुएशन से हटके 40-45% पे चल रही होगी, 40% पे चल रही होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो बहुत कम हो गई। जाहिर है सरकार उसको देख रही है, और उसके कंजम्पशन साइड पे भी इससे डिमांड जो फर्क पड़ा है। तो हर चीज को नजर रखते हुए MSME सेक्टर है, लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो जिसके लिए बोल रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक स्कीम जो बता रहे हैं कि सबके अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, ये सारी चीजें सरकार मॉनिटर कर रही है कि एक आम नागरिक को की जरूरत जो पिरामिड पे जो बॉटम 20% है, उसके बाद MSME सेक्टर जो इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम है, और फाइनेंशियल सेक्टर, ये तीनों प्रॉब्लम को, तीन ही चीज है जो इम्पोर्टेंट है। तो पहले 1.7 लाख करोड़ का अनाउंस किया था, आगे और भी करना पड़े तो सरकार बिल्कुल कमिटेड है कि हमारे गरीब भाई बहनों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, इसके लिए सरकार बिल्कुल कमिटेड है, और भी करना पड़े तो करेगी सरकार, चाहे वो किसी स्कीम में करे, बेसिक स्कीम में करे, राशन देने का काम करे, या आपको पैसा अकाउंट में पहुंचाए, लेकिन उनकी सुविधा के अनुसार सब कुछ करेगी सरकार, ये कमिटेड है। अब MSME के और इंडस्ट्रीज की जो सवाल है SME के बारे में है,
सरकार उस पर चिंता करे और इंडिकेशन भी है कि जरूर कोई पैकेज आएगा और आने की संभावना भी है और पूरे तौर से समझ रहे हैं कि हर की जफर साहब, लिक्विडिटी की मुझे ये बताइए, प्रॉब्लम है और वो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। जफर इस्लाम, मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, सरकार ने 1,70,000 करोड़ का एक पैकेज दिया जिसमें कुछ पैसा मनरेगा का भी था, काफी बड़ा पैसा था, फिर आरबीआई ने भी आके झट से कर दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार इतना सोचती क्यों रहती है, कर क्यों नहीं देते? आपको करना पड़े। देखिए, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं कि इस सरकार के साथ प्रॉब्लम ये कि करते सब कुछ है, आप बहुत देर करके करते हैं, क्यों? मतलब क्या सोच रहे हैं? जैसे किसी ने भी कहा, हमसे पहले जो पैनल में बैठे हैं उन्होंने, पैनलिस्ट ने कहा कि सरकार की भी अपनी विडंबना है, सरकार के भी रिसोर्सेस कंस्ट्रेंट है। जब ऐसी सिचुएशन में जब आपकी आमदनी जो रेवेन्यू साइड बिल्कुल ठप पड़ा है और एक्सपेंडिचर साइड से आपको हर लोग डिमांड कर रहा है, तो सरकार को वही फैसले लेने हैं जो देश हित में हो, देशवासियों के हित में हो। सिर्फ और जितनी चादर आपके है फैलाने के लिए, उस चादर को ही देखते हुए पैर फैला सकती है सरकार। ऐसा नहीं कि आपको 20% फिस्कल डेफिसिट कर दिया और अनाउंसमेंट कर दिया, वैसा नहीं हो सकता है। उसके फिर दूरगामी जो है तकलीफ होंगी, इम्पैक्ट होंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे इकोनॉमी पे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार सोच समझ के, एक्सपर्ट एडवाइस देके सारे लोगों को जो बेस्ट सोल्यूशन होता है वो करे। आप देखिए, आरबीआई ने कितने अच्छे फैसले किए। आरबीआई गवर्नर ने बार बार सिचुएशन को समझ के उसके जो सही समाधान है निकाला। जैसे आप देखिए, TLTRO जो है वो 2 लेके आए, ताकि छोटी छोटी कंपनियां जिसको इवन इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो ट्रिपल बी जो नॉर्मली पैसा जिनको नहीं मिलता उनको ही पैसा मिले। अब वहां पर कई बैंक में पैसा जिनकी क्राइटेरिया थी कि भाई रेटिंग क्राइटेरिया डिफिकल्टी AA थी, वो नीचे जा रहे हैं और अप्रूवल ले रहे हैं बोर्ड से, ताकि उनको सपोर्ट कर पाए उस कंपनियों को। तो ऐसी सरकार, ऐसी सोच समझ के सरकार फैसले ले रही ताकि जो कंपनियों को भी फायदा हो, आम नागरिक को भी। तो मैं सिर्फ आपको इतना आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि देखिए, अब जैसे म्यूचुअल फंड की रिक्वायरमेंट थी, उसको भी कल 50,000 करोड़ का उसके लिए भी पैकेज अनाउंस किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार सोच समझ के इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, जिसकी जैसे जैसे प्रायोरिटी है, सिर्फ डिमांड हो मार्केट में कि भाई आप दे दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ, जिस वक्त टैक्स की छूट दी तो लोगों ने कहा एनिमल स्पिरिट अब आ जाएगा मार्केट में, बिकॉज इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था। मैं आपके प्रोग्राम में भी थी, अगर आप पुरानी वीडियो निकाल के देखिए, उस दिन के पैनलिस्ट सब बड़े बड़े लोग थे। आज वो दूसरी बातें कहेंगे। जी ठीक है, प्राकृतिक इसको आगे बढ़ाते हैं। जफर भाई, आपने अपना पॉइंट रख दिया, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने कई सारे रखे। ये बात सही कि जितनी चादर उतने पैर फैलाने चाहिए, लेकिन आप फैलाते उतने ही पैर हैं, थोड़ा देर से फैलाते हैं। मेरा सवाल ये था कि करेंगे आप सब कुछ वो, लेकिन थोड़ा विलंब से। संजय सिन्हा जी, मार्केट भी बड़े क्लोजली इन सब चीज़ों को देख रहा है, और हम लोग जब दिन भर मार्केट का कवरेज करते हैं तो कहीं ना कहीं से खबरें आती रहती हैं कि एक पैकेज आने की संभावना है, आएगा, फिर MSME के लिए आएगा, इनके लिए आएगा, उनके लिए आएगा, बहुत सारे होप बन रहे हैं। और 3 आपने व्यू सुने, कंसिडरेट व्यू हैं। आपको लगता है किस इसमें से कहाँ पे आप अपना ट्रस्ट रखेंगे? तो देखिए, मेरे ख्याल से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अगर हम हेल्थ की क्राइसिस को डील कर सके तो उसके बाद हमारे पास 2 मुख्य मुद्दे हैं, एक कंजम्पशन और दूसरा कैश फ्लो। कोई भी इंडस्ट्री तब तक अपनी गतिविधि शुरू नहीं करेगी जब उसको सामने में कंजम्पशन नहीं दिखेगा, और अगर वो अपनी गतिविधि शुरू करेंगे तो उसमें दूसरी रुकावट जो उनके सामने आ रही है वो है कैश फ्लो की। आपने भी सुना होगा हाल के दिनों में कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने अपने वेंडर से कहा है कि वो उसकी पेमेंट्स को थोड़ी डिले करके देंगी। अब इस तरह की अगर एक्टिविटी बड़ी कंपनीज करेंगी तो आप समझ सकते हैं कि छोटी और मझोली साइज की कंपनी के लिए कैश फ्लो का कितना बड़ा इशू हो सकता है। इसी के लिए कंजम्पशन और कैश फ्लो दोनों को हमें साथ साथ चलाना है। मेरा एक सुझाव है जो कि आज के कॉन्टेक्स्ट में महत्वपूर्ण होता है। हम लोगों ने करीब 100 सेक्टर्स को एनालाइज किया ये समझने के लिए कि उनको अपनी नॉर्मल गतिविधि में आने में कितना समय लगेगा। तो ये बिल्कुल साफ झलकता है कि कम से कम 6 से 9 महीना लगेगा करीब करीब हर सेक्टर को अपनी नॉर्मल गतिविधि में आने के लिए। मेरे ख्याल से सरकार अपने पैकेज अनाउंस करने में अगर समय ले रही है तो एक चीज सरकार को तुरंत अनाउंस कर देना चाहिए कि जो 12 महीने का हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 12 महीने का नहीं होगा, 24 महीने का फाइनेंशियल ईयर होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी बहुत सारी समस्याएं जो है ना, जो जैसे हम फिस्कल डेफिसिट भी नाप रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर में नाप रहे हैं, कंपनीज भी जो अपनी एक्टिविटी शुरू कर रही हैं अपनी प्रॉफिट लॉस जो है वो मार्च 21 को एक माइलस्टोन मान के कर रही हैं।
जब इतनी बड़ी अनप्रेसिडेंटेड घटना पूरे विश्व में हो गई है, हमारे देश में हो गई है, तो ये 12 महीने का जो फिलोसफिकल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसकी क्या मान्यता है? इसको बढ़ा के आप 20 महीने कर दीजिए और उसके बाद आप अपनी फिस्कल डेफिसिट 2 साल की 1 साल में रखिए और कंपनीज को समय दीजिए कि अगर इस साल फाइनेंशियल ईयर में लॉस है और अगले साल मुनाफा है तो दोनों साल को एवरेज करके वो अगर नॉर्मल गतिविधि में आ जाए तो वो जरूरी है। और जो फिस्कल पैकेजेस अनाउंस हो रहे हैं या जो मॉनेटरी पैकेजेस अनाउंस हो रही हैं, आपने देखा होगा तो एक मुख्य जगह पर वो फेल कर रही हैं और वो मुख्य जगह है कैश फ्लो को दोबारा सुचारू रूप से चालू करने में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने कहा कि करीब करीब 7 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वापस रख रही हैं। वो 4% पे रखने के लिए तैयार थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने घटा के उसको 3.25% किया। मेरे ख्याल से ये 25 बेसिस पॉइंट की जो गिरावट है उससे भी बैंक्स इतना ज्यादा प्रेरित नहीं हो जाएंगे कि वो दोबारा लेंडिंग करना शुरू करें। तो इसी के लिए 24 महीने का फाइनेंशियल ईयर, कैश फ्लो को बढ़ाने की इमीडिएटली जरूरत और कंजम्पशन को ट्रैक में लाने की जरूरत है। क्योंकि एक आंकड़ा जो कुछ दिन पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दिया कि करीब करीब 123 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि सो कॉल्ड रेड जोन में क्लासिफाइड हैं। ये 123 डिस्ट्रिक्ट जो है वो करीब करीब भारत के 25% ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करती हैं, लेकिन 40% हमारी पॉपुलेशन जो है वो इन 25% ज्योग्राफिकल एरिया में रहती है। और मेरा रफ अनुमान है कि करीब 50 से 55% जो कंजम्पशन है वो ये 40% जो पॉपुलेशन है वो अकाउंट फॉर करती है। तो हमारे ख्याल से इन सब चीजों को इस तरह का जो हम ब्लैंकेट पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को रेड जोन क्लासिफाई कर रहे हैं, हमको अब इसको और सीमित करना पड़ेगा और कंटेनमेंट जोन को वार्ड्स में तब्दील करना पड़ेगा, तभी जाके कंजम्पशन वापस आएगा। जी, ये कंजम्पशन वापस लाना एक चैलेंज है और उस चैलेंज के साथ साथ ये है कि हाथ में पैसा भी हमारे साथ हो। अभय दुबे जी का बार बार कनेक्शन कट जा रहा है, लेकिन मैंने उनको फोन पे जोड़ लिया है। अभय दुबे जी, आपने शुरुआती चर्चा काफी सुनी होगी पूरी, कि हम बात ये कर रहे हैं कि इस समय जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी है उसमें क्या क्या सबसे जरूरी काम है जो तत्काल करने चाहिए। आपके हिसाब से क्या सबसे बड़ा बर्निंग इश्यू है जिसको एड्रेस करें? देखिए, एक तो पहले ये बात हमको समझनी होगी कि इस कोरोना वायरस क्राइसिस के पहले जो एनएसएसओ ने सर्वे किया था उसने बताया था कि फूड और नॉन फूड कंजम्पशन हिंदुस्तान में बहुत बुरी तरह गिर गया है और वो 72-73 के बाद इतना ड्रॉप हुआ है। उससे समझ में आ रहा था कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। मगर आज सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो हमारी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की है, क्योंकि रबी की क्रॉप में एक बात समझने की हमको बहुत जरूरी है कि जो सपोर्ट प्राइस पर सरकार प्रोक्योर करती है वो अराउंड 25-26% ही है उसके किसानों के प्रोडक्शन का, और बाकी 75% को बाजार में बेचना होता है। वो बाजार उसके पास अभी उपलब्ध नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है, तो उसका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। अगर वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो इकोनॉमी को आगे हम बूस्ट नहीं कर पाएंगे। मुझे ये लगता है कि जो जैसे अभी एमएसएमई सेक्टर की बात हुई है, तो सबसे पहले हमको ये फोकस करना चाहिए कि एक जो ट्रस्ट डेफिसिट हमारा है वर्कर्स, लेबर्स और सरकार के बीच में या इंडस्ट्री के बीच में, वो ये भरोसा नहीं बना पा रहे हैं कि अगर निकट भविष्य में ऐसी ही परिस्थिति बनती है तो वो क्या रोड पर छोड़ दिए जाएंगे, क्या हालात उनके साथ होंगे। तो इस ट्रस्ट डेफिसिट को हमको वर्कआउट करना चाहिए। अभी मेरे पहले किसी ने जो सजेशन दिया था, जब तक मैं सुन पाया, कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम बिल्कुल बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन मैं उसमें सजेस्ट करूंगा कि जो लगभग इन 40 करोड़ लोगों में से 15-17 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 22 से 40 वर्ष के हैं, हम सिर्फ उन्हीं को काम पर अभी वापस लौटने दें कुछ समय के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और प्रायोरिटाइज करें। जैसे कुछ जो पैकेज अनाउंस करे सरकार वो करे तब तक, लेकिन एक बात ये तय कर देना चाहिए तुरंत कि जब हम उन इंडस्ट्री को कामकाज के लिए स्टार्ट करें तो इंपोर्ट ड्यूटी हायर साइड पर कर दें, ताकि वो उनके साथ परेशानी नहीं हो। और खास करके चाइना से हम जो बहुत बड़ी मात्रा में डंपिंग होती है, एंटी डंपिंग पर काम करना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के उनके जो टैरिफ हैं उसको बहुत कम करके अभी शुरू के 6-8 महीने में
रखना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। इंटरेस्ट सबवेंशन 3% पर हमको उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। तो पैकेज का अनाउंसमेंट करें उसके पहले कुछ ये स्टेप्स हमको लेनी चाहिए ताकि हम हमारा एमएसएमई सरवाइव कर पाए। और जो इसेंशियल एस्पेक्ट्स को, जैसे अभी ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही थी कि डिमांड अगर नहीं है और वो इंडस्ट्री चालू होगी तो क्या होगा उसका, जैसे आपने कार का एक उदाहरण दिया था। तो मेरी मान्यता है कि फार्मास्यूटिकल और फूड, ये तो दो ऐसा एसेंशियल एस्पेक्ट हैं जिसकी इंडस्ट्री को हमको तुरंत चालू करना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन को तो हम फैसिलिटेट कर ही रहे हैं, इंटरस्टेट भी ये सरकार की इंस्ट्रक्शंस है, वो तो चालू होंगे ही सही। देखना ये चाहिए कि हमको टेस्टिंग को फैसिलिटेट, क्योंकि जब भी कॉन्फिडेंस होगा इंडस्ट्री में, वर्कर्स में, कि जब हम उन इंडस्ट्रियल एरिया में टेस्टिंग के लिए और हेल्थ को फैसिलिटेट करें ताकि एक जो भय का वातावरण है वो उनमें नहीं रहे। तो मुझे लगता है कि हमको, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान भी और जहान भी, तो साइमल्टेनियसली दोनों विषयों पर साथ साथ काम करने की आवश्यकता है और तीव्रता से आवश्यकता है। जी, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सुझाव है जफर साहब, आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, उसमें कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही है कि इसे एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात उन्होंने कही कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री खुलेगी और चाइना में जो कि फुल फ्लेजेड खोल दिया उन्होंने, तो डंपिंग का खतरा है, तो एक वो ड्यूटी लगानी चाहिए और इंटरेस्ट सबवेंशन जैसी स्कीम छोटे उद्यमियों के लिए बहुत ज़रूरी है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, AKB सर के पास एक बार दोबारा चलते हैं। सर, एक मेरा सवाल है कि एक तो जवाब दो इसका, तेरा जी जरा जवाब देना चाह रहा था कि आप फिर सर एक जो कि AKB सर को अभी चले जाना है जल्दी, तो मैं लालच में हूँ कि एक सवाल उनसे और पूछ लेता हूँ, नहीं तो चले जाएंगे वो। सर 30-35 दिन तो 38 दिन हो गए हैं, बहुत कम दिन बाकी हैं, बहुत सारे काम सरकार अभी भी थॉट प्रोसेस के लेवल पे है, तो क्या हम देर करते जा रहे हैं, इसका हमें कोलेटरल डैमेज होगा? एक सवाल ये जवाब दीजिएगा। दूसरा एक मेरा सवाल ये है, हो सकता है आपको ये सवाल बड़ा बचकाना लगे, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं एक आम आदमी की तरह से पूछ रहा हूं, मैं आज अपने आप को आर्थिक पत्रकार से अलग हटा के, क्या हमारी इंडस्ट्री या हमारा उद्योग जगत इतना शैलो है कि वो 35-40 दिन के अंदर ही बहुत बुरी तरीके से टूट गया? हर तरफ से आवाजें आ रही कि बचाओ 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 बचाओ। तो मतलब हमारा जो बिजनेस इथॉस है, बिजनेस एथिक्स है, बिजनेस की जो हमारा ग्राउंड है, वो कितना शैलो है? देखिए नीरज जी, ये आप दोनों अच्छे, आप ये बचकाना सवाल नहीं है आपका। जो आपने जो पहले जो ये कहा कि मैं ये नहीं समझता कि आप सरकार को कि आप दोषारोप कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि हमने जो देखा है ये जो कोविड-19 का जो प्रकोप जो था, उसमें जो एक अनिश्चयता का जो एक क्वेश्चन था, जिसे अनसर्टेनिटी क्वेश्चन कह सकते हैं हम, वो बहुत बड़ा था। किसी को ये नहीं मालूम था वो किस तरह से फैलेगा, किस तरह से फैलेगा और किस तरह से हमारी आबादियों को उजाड़ कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जो लॉकडाउन का डिसीजन को आप सिर्फ एक लॉकडाउन की तरफ से नहीं देख सकते, ये डिसीजन था, ये ग्रेडेड रिस्पांस। शुरुआती तौर में आपको मालूम होगा कि जब 15 मार्च को सरकार ने, हमने क्या किया, हमने कहा कि जो सारे जो हमारे अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दिए। पहले हमने सबसे पहले हमने इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद किए, फिर बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, बल्कि इवन NRI को देश में आना हमने बंद कर दिया। उसके बाद हमने जब देखा कि जो डिजीज की जो रेट ऑफ डबलिंग हो रही है वो 3 दिन तक आ गई। जब 3 दिन तक आ गई, सरकार उचित कारणों के लिए ये नेशनल लॉकडाउन का प्रबंध किया। मैं समझता हूं अगर देरी की जाती उस समय, तो हमारे देश में आज की जो तारीख में हम जो कह रहे हैं कि 9 दिन में हमारी जो डिजीज की रेट डबलिंग हो रही है, ये नौबत आज नहीं आती। ये मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती है। आज हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 30,000 लोग, सिर्फ आपको याद होगा कि जब शुरुआती दौर में लोग कह रहे हैं कि 3 मिलियन 30 लाख लोग, 40 लाख लोग इस डिजीज के कबले उसमें आ जाएंगे। मैं समझता हूँ सरकार ने जो किया पहली तौर में कि जो डिजीज की इम्पैक्ट को ज्यादा बढ़ने न दे। अब जो करना है कि डिजीज के इम्पैक्ट से बचाने के लिए जो मेजर्स लिए गए थे, उस मेजर्स को आस्ते आस्ते किस तरह से रिलैक्स किया जाए। जी, मेरा मानना यह है कि 3 मई के बाद ये रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन के मुताबिक
ग्रेजुअल रिलैक्सेशन, जिस तरह से आप सरकारी जो अनाउंसमेंट भी देख रहे हैं कि हर दिन की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की जो अनाउंसमेंट आ रही है उसमें ये ब्यौरा दिया जा रहा है कि भाई कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें कोई नए केस नहीं आए हैं 2 हफ्ते में, कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 3 हफ्ते से कोई नए केस नहीं आए हैं। इसका सिर्फ इंडिकेशन यही है कि किस तरह से धीरे धीरे ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी। बात रही इकोनॉमिक पैकेज की, इकोनॉमिक पैकेज की जो बात है वो मैं समझता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट की जो असेसमेंट जो चल रही है वो असेसमेंट में एक तरफ तो है कि किस तरह से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उसको आप कैश ट्रांसफर सपोर्ट दें। आपकी जो 1.7 लाख करोड़ की जो पैकेज जो थी जिसके अंदर करीबन 36,000 करोड़ ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुके हैं वो उसके अंदर गिरता है, मैं समझता हूँ उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज है वो उसमें थोड़ी बहुत देरी मैं मानता हूँ हो रही है, पर इस पैकेज में मैं समझता हूँ कि इस पैकेज में ठीक तरह से बहुत विवेचना इसलिए हो रही है, डर ये है कि सरकारी खजाने का, और डर ये है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक बार नोट प्रिंटिंग की अनुमति दी जाए तो ये पिछले जो 22 साल की जो एक शासन था कि हम नोट प्रिंटिंग नहीं करेंगे वो अनुशासन का वर्जन हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी एक डिसीजन होगी, ये बहुत ही रिस्की डिसीजन है, क्योंकि अगर आप देखें, अगर मान लीजिए आरबीआई को कह जाए कि भाई आप नोट प्रिंटिंग कीजिए, इसमें तो बहुत बहुत चीज खतरनाक चीज है। एक है आप एक तरफ से कहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपने आप डिसीजन लेना चाहिए। आप फिर से एक सेंट्रल बैंक को एक सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टिव से आप मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट अलाउ करेंगे, वो आप जो रिफॉर्म आपने पिछले 22 साल तक किए हैं वो रिफॉर्म को एक दिन की एक डिसीजन से आप पूरी वापस कर देंगे, वो बहुत बड़ा डेंजर है। और दूसरी बात जो ये है कि आप इस तरह से आप अपनी बोरोइंग लेंगे और लेने के बाद, बढ़ाने के बाद आप इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के ऊपर हम बहुत ज्यादा निर्भरशील हैं, वो हमारी रेटिंग को डाउनग्रेड ना कर दे, क्योंकि उससे एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। आपको मालूम होगा कि लास्ट टाइम जब 1997 में जो रेटिंग डाउनग्रेड्स हुई उसके बाद कितने साल लगे कि हमारी जो रेटिंग्स को एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में लाने। जी तो सर, लेकिन एक भी सर इस समय जो देखिए आरबीआई का जो मैंडेट है कि हमको इन्फ्लेशन नीचे रखना है, तो इस समय जो हमारी क्रूड की स्थिति है, जो इस समय हमारी डिमांड की स्थिति है, चाहे वो होलसेल में हो चाहे रिटेल में हो, और अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन की वजह से भी, तो वो तो बहुत ऑलरेडी नीचे है, तो फिर इतना क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, इसीलिए घबरा रहे हैं कि क्योंकि हम लोग अब बहुत अभ्यस्त हो चुके हैं कि 2016 से जो एक इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जो आरबीआई की जो पॉलिसी जो है वो में हम अभ्यस्त हो गए हैं। हमें ये नहीं मालूम कि पिछले जमाने में किस तरह से हमें इन्फ्लेशन हमें दुखी कर देती थी। जी, तो मैं ये मानता हूं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो डिसिप्लिन जो है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम की जो खूबियां जो हैं, उसको हमें जल्दी में आकर घबराकर खो देना नहीं चाहिए। अगर आप उर्जित पटेल जी का अगर लेख पढ़ेंगे आप, उसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जो खूबियां जो हैं, ये जो हमारी जो उपलब्धियां जो हैं, इसको हम इतनी जल्दी नहीं खो सकते। मैं उनकी तरह से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर नोट प्रिंट करना शुरू कर दे, इन्फ्लेशन में इसका आज आप कह रहे हैं इन्फ्लेशन कम है, क्रूड ऑयल प्राइस कम है, पर 6 महीने बाद जब इन्फ्लेशन का जो एक बड़ा दायित्व अगर आपको इकोनॉमी को, गरीब को, अमीर को, सबको खत्म कर देगा, तब हम क्या करेंगे? तो इसीलिए एक इन्फ्लेशन का डर, एक आरबीआई का एक डिसिप्लिन जो डेफिसिट रेगुलेशन का, और तीसरा इंटरनेशनल रेटिंग कंपनीज का अपग्रेड या डाउनग्रेड होने का डर, ये तीनों चीजों से मैं समझता हूं सरकार की अपनी खजाना जो है वो जरा अच्छा नहीं है। तो साफ क्लियर है कि रेवेन्यूज हर जगह कम हो रही हैं। जी, हर सरकार की रेवेन्यू 10% आप ये कह रहे हैं कि एक दुधारी तलवार है आपके पास, और उससे आपके ऊपर खुद पे भी हमला हो सकता है, और आपको बहुत संभल के, बहुत बच के जो भी करना है वो करना है, जिससे कि डिसिप्लिन भी ना टूटे और आप किसी अनफोर्सीन
समस्या में ना फंस जाए। बहुत बहुत शुक्रिया AKB सर, आपको जाना है इसलिए, और मुझे भी एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पे। ब्रेक से लौट के आएंगे तो चर्चा को फिर से रखते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं और इस बात पे फिर चर्चा होगी, और जफर साहब जवाब देना चाहते हैं। कई सारे सवाल उनकी तरफ टॉस हो गए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट के आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज एक बहुत ही सारगर्भित और एक बहुत ही फ्रूटफुल चर्चा चल रही है कि हमें इस समय अर्थव्यवस्था को भी संभालना है, जान के साथ जहान भी संभालना है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो उस जहान को संभालने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, कई सारे सुझाव रखे गए हैं। जफर साहब उनका जवाब देना चाहते हैं। जफर साहब छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, हम बहुत सारी बात करना चाहते हैं, और भी लोग हैं, तो आपने भी कई सारे पॉइंट रेज किए थे, बताइए। सारे लोगों का निचोड़ है। जो लोगों ने कहा है कंजम्पशन के बारे में, सरकार बिल्कुल चिंतित है कि कंजम्पशन अगर बढ़ाना है उसके लिए क्या क्या कदम लिए जा सकते हैं, उस पर सरकार चिंता कर रही है। मैं ये भी कहूँ कि अगर आप ये लिक्विडिटी इश्यू के बारे में बोला कि कॉर्पोरेट को लिक्विडिटी चाहिए, TLTRO2 जो है वो प्राइमरीली कॉर्पोरेट को लिक्विडिटी चाहिए थी, उसके लिए, और NBFC और म्यूचुअल फंड सब उनको भी लिक्विडिटी देने का काम जो TLTRO के अंडर में हो रहा है। उसके अलावा जो आप बता रहे थे बैंक में 7 लाख जो है करोड़ की जो लिक्विडिटी है, जो आरबीआई के मेजर्स के बाद आई है, जो 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को आरबीआई ने मेजर्स लिए थे मार्च को, उसके बाद जो 27 मार्च को उसके बाद जो लिक्विडिटी आई है उसका उस लिक्विडिटी को कैसे डिप्लॉय किया जाए, उसके लिए भी सरकार का इस सुझाव पे जो लोगों के सुझाव हैं, चाहे CII है, चाहे बहुत सारे एजेंसीज ने सुझाव दिए हैं कि चाहे एक ऐसे डिवेंचर इशू कर दिया जाए, SPV बना के डिवेंचर इशू किया जाए, ताकि वो डिवेंचर को सब्सक्राइब करके वो कॉर्पोरेट के डिवेंचर इशू करे और उसको सब्सक्राइब कर ले, वो SPV सब्सक्राइब कर ले और वो बैंक में उसका SPV में स्टेक हो। तो ऐसे कई सुझाव है जिससे लिक्विडिटी, बेसिकली ऑब्जेक्टिव है लिक्विडिटी आने का, वो लिक्विडिटी इंडस्ट्री को मिले। उसके अलावा जो आप देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में तो सारे रिफॉर्म्स हो चुके, कुछ और रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड है, तो जरूर पैकेज आएगा, तो उसमें उम्मीद करता हूँ कुछ ऐसे और रिफॉर्म्स जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता आ जाए। लेकिन ओवरऑल देखिए जो इन्फ्लेशन भी अभी बिल्कुल नीचे है, जो फोरकास्ट भी उसमें बताया जाता है कि इन्फ्लेशन बेनाइन ही रहेगा, लेकिन ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा जो कि इन्फ्लेशनरी, बहुत हैवी इन्फ्लेशनरी हो और बाद में इन्फ्लेशन कंटेन करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट भी बियॉन्ड ए पॉइंट जो मेरे ख्याल से FRBM में 5%। अरे जफर साहब, अब इन्फ्लेशनरी कुछ नहीं होगा, लोग इतना डर डर के खर्च करेंगे ना, उनको पता है कि पैसे बचाने हैं। आज के दिन में उस पर प्रेशर कम है, इन्फ्लेशन इज नॉट ए कंसर्न, बट ऐसा डिसीजन भी नहीं लिया जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में, हमने कहा फ्यूचर में एक इन्फ्लेशन भी बिकम्स एन इशू। तो मैं कह रहा हूँ कि सारी चीजों को, चाहे आप देखिए नीचे तबके के बारे में जो बोला, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बारे में सरकार ने क्या और भी कर सकती है। आपने कहा फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में सरकार ने बहुत सारे RBI ने मेजर्स लिए। अब सिर्फ इंडस्ट्री, MSME, SME के लिए जो है वो सरकार इस पे चिंता कर रही है, और चाहे लिक्विडिटी की हो, चाहे कंजम्पशन की हो, चाहे एक्साइज बढ़ाने की बात हो, चाहे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात हो, वो सारी चीजों को अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करे, लिक्विडिटी रहे, जॉब क्रिएशन हो, उस जी। मैं इसीलिए गुप्ता जी के पास जाना चाह रहा था। डॉक्टर महेश गुप्ता जी, सवाल बस लास्ट में बता कि देखिए, नहीं दोबारा आऊंगा ना सर आपके पास, अभी एक राउंड और आ जाऊंगा आपके पास। गुप्ता जी मुझे ये बताइए कि MSME को एग्जैक्टली क्या मोरेटोरियम चाहिए, या माफी चाहिए, या उनको कुछ सप्लाई दुरुस्त करने के लिए चाहिए, क्या एग्जैक्टली उनको चाहिए जिससे कि वो इस पूरे दुविधापूर्ण समय में अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे? MSME के 2 सब बड़े मुद्दे रहेंगे। सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि जो अपने फिक्स्ड एक्सपेंस हैं वो कैसे, कहां से आए। फिक्स्ड एक्सपेंस जब मैं बात करता हूं, मान लीजिए 3 महीने तक प्रोडक्शन नहीं होता, 3 महीने तक माल नहीं बिकता उसका, तो उसके फिक्स्ड एक्सपेंस क्या है? तनख्वाह लोगों को देनी है, उसको रेंट देना है और उसको ब्याज देना है, जो भी उसने लोन लिया हुआ है। ये 3 उसके फिक्स्ड एक्सपेंस है, वो उसके कम नहीं हो सकते हैं। इसमें कहां तक उसको सहायता मिल जाती है वो देखना पड़ेगा उसको।
उसका जो ब्याज है वो ब्याज माफ होना चाहिए, कम से कम 1 साल बाद पोस्टपोन होना चाहिए जब उसकी देने की क्षमता हो। उसमें भी कुछ डिस्काउंट मिले, सबसे बढ़िया चीज है, उसके ऊपर लोड नहीं आता है। तो वो बैंक उसको कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे उसको देखना पड़ेगा, सरकार कुछ उसमें सपोर्ट करे, नंबर 1। नंबर दूसरा रेंट है, उसके रेंट आपस में नेगोशिएशन करके कुछ ना कुछ लोग मालिक लोग कम कर रहे हैं, बट उसके अंदर एक प्रावधान किया जा सकता है कि भाई हर कोई आदमी 20% 25% छूट दे उसको रेंट के अंदर। तीसरा तनख्वाह रह जाती है उसकी, तनख्वाह में या तो सरकार सपोर्ट करे जितने भी वर्कर्स की तनख्वाह को, हालांकि यूनाइटेड किंगडम में 80% तनख्वाह हर वर्कर की सरकार ने दी है, वहाँ की बात दूसरी है। हमारी सरकार शायद 80% तनख्वाह हर एक आदमी की नहीं दे पाए, कुछ ना कुछ सपोर्ट करे। नंबर 1 नहीं सपोर्ट कर सकती तो मैं दोबारा इसको दोहराऊंगा, हम लोगों से कहें भाई तुम कम तनख्वाह ले लो। सरकार अगर ऐसा ऑर्डिनेंस निकाले भाई हर एक आदमी 20% तनख्वाह में अपनी छूट ले ले, उसके खर्चे तो कम हुए ना जब तक वो रहा है यहाँ पे। जब वो घर में रहा है 2 महीने रहेगा घर में, तो उसके जो नॉर्मल खर्चे कम खर्चे हुए तो वो कम तनख्वाह में काम चला सकता है। सैलरी कट के लिए क्या सरकार ऑर्डिनेंस की जरूरत है? हाँ। अगर आप एक इंडिविजुअल नहीं मैं दोबारा बोलूंगा जी, ऑर्डिनेंस की जरूरत इसलिए रहती है जो डिसीजन सरकार ले लेती है वो सबके लिए मान्य होता है, नहीं तो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस जितने भी रेगुलेशंस हैं वो आपको तंग करते रहते हैं बात के अंदर। और वो एक बार सरकार उसको डिसीजन लेती है तो वो बाध्य हो जाता है हर आदमी के लिए। ये चीज करेंगे तो एक बात है। मैं अब दूसरे सजेशन के ऊपर आपके पास आता हूँ। जब 2 महीने के बाद में बिजनेस शुरू होगा, जब उसको काम कर धंधा शुरू होगा, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिक्विडिटी है। उसको लोन चाहिए ज्यादा ताकि उसके पास पूंजी रहे अपना काम करने के लिए, और वो पूंजी बैंक देते नहीं है। बैंक हमेशा मॉर्गेज की बात करते हैं। एक छोटे एमएसएमई वाला बैंक के पास जाएगा, भाई मुझे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दो आप, उससे कहेंगे भाई 5 लाख रुपए का तो मॉर्गेज कर दे। बगैर मॉर्गेज के एक सरकार को प्रावधान करना चाहिए, जिसको फाइनेंस गवर्नमेंट बाद में कर ले, कि जो इनकी रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा, जो इनकी लोन की कैपेसिटी है उसके ऊपर सर्टेन परसेंटेज 30-40% लोन एक्स्ट्रा सबको बगैर मॉर्गेज के मिलना चाहिए। अगर ये होता है तो आज की तकलीफ खत्म होती है। उसके बाद में जब काम शुरू होता है तब उसके पास लिक्विडिटी आती है, तो मैं समझता हूँ एमएसएमई इंडस्ट्री अपने पैर पे खड़ी हो पाएगी। जी संजय सिन्हा जी, मैं भी जो ये घटना हुई पूरी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन वाली, इसके बाद तरह तरह की बातें चली, बहुत सारे फंड के रिव्यूज़ देखे गए, एक बड़ी लंबी लिस्ट निकली, देखिए किस किस के अगले 6 महीने में 3 महीने में सितंबर में मैच्योरिटी आने वाली है। तो बड़ी भारी एक लिस्ट चल रही है जिसमें हज़ारों करोड़ के स्थितियाँ बन रही हैं। थोड़ा इस पे मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है एनबीएफसीज की, मार्केट उनको कैसे परसीव करके चल रहा है? तो देखिए, चूंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 2 मेजर अनाउंसमेंट्स आए उनमें एनबीएफसीज को जो एक बहुत बड़ी राहत की जरूरत थी वो नहीं प्रोवाइड की गई, इन द सेंस कि बोरोवर है उसको मोरेटोरियम दी गई लेकिन एनबीएफसीज को नहीं दी गई। तो ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जो छोटे एनबीएफसीज हैं जिनके की कैश रिजर्व्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो वो कुछ दिनों में उनकी बड़ी कठिनाई होने वाली है, क्योंकि वो अपने जो उनके ऑब्लिगेशंस हैं उन जिनसे उन्होंने पेपर इशू करके पैसे लिए हैं, वो शायद ऑब्लिगेशन वो पूरा नहीं कर पाएंगे। एक तो ऐसी स्थिति है। दूसरी स्थिति ये है कि बाजार में रिस्क का एवर्जन इतना ज्यादा हो गया है, जिसका कि एक आंकड़ा मैंने कहा कि बैंक्स अगर 7 लाख करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो AA और उसके नीचे के ग्रेड के जो पेपर्स हैं उनमें कोई भी सेकेंडरी मार्केट में खरीदने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप इन्वेस्टर को देखें तो ये जो फ्रैंकलिन का हादसा हुआ या उसके पहले से जो अटकलें लगाई जा रही थी, तो अगर सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक ही समय में अपने रिडेम्पशन के लिए खड़े हो जाएंगे और दूसरी तरफ पेपर का कोई खरीदार नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली जहां क्राइसिस नहीं है वहां भी क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो कुछ हद तक ये जो 2 स्टेप्स हुए, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 50,000 करोड़ की एक म्यूचुअल फंड के लिए एक राशि रखी, लेकिन ये उससे लिक्विडिटी का जो इशू है वो काफी हद तक एड्रेस होता है, लेकिन जो सॉल्वेंसी की इशू है वो तो इस 50,000 करोड़ से एड्रेस नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो आज मीडिया में भी चर्चा का विषय रहा है
कि चूंकि रिस्क लेने के लिए इस सिस्टम में ना तो बैंक तैयार है, ना कोई इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन तैयार है, तो शायद सरकार को यहाँ पर स्टेप इन करना पड़ेगा और एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनानी पड़ेगी सरकार को, जहां पर कि ये जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड के पेपर्स हैं लेकिन वो अभी रिस्क अवर्जन के कारण ट्रेड नहीं हो रहा है, शायद वो पेपर्स वहां पार्क करने पड़ेंगे और उस 6 महीना 12 महीना 2 साल के बाद जब वो लिक्विडेट किए जाएंगे तो उससे मुनाफा या फिर उसमें जो कैपिटल वैल्यू है वो वापस आएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि एक ऐसा क्राइसिस फाइनेंशियल सेक्टर में 2001 में भी आया था जब यूटीआई की US 64 स्कीम में एक समस्या आई थी। राइट। उसमें सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा सुट्टी, और ये जितने एसेट्स थे US 64 के, वो सारे जो एसेट्स हैं वो चले गए उस सुट्टी के अंदर और लायबिलिटी सरकार ने ले ली कि चलो मैं US 64 के बॉन्ड्स इशू करता हूं जिसपे आई थिंक 6% का उन्होंने अश्योर किया कि हम इंटरेस्ट देंगे और कुछ अवधि के बाद ये बॉन्ड्स मैच्योर होते हैं। और एक्चुअली हुआ क्या कि जो बॉन्ड्स मैच्योर हुए उसमें तो लोग अपने कैपिटल वैल्यू प्लस वो 6% का रिटर्न लेके गए, लेकिन एसेट जो सुट्टी के पास रह गई उसमें सरकार को इतना मुनाफा हुआ कि वो इस बॉन्ड की आउटस्टैंडिंग वैल्यू प्लस इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा पैसा कमा पाई। तो कहने का मतलब यह है कि आज की जो स्थिति पर जो खड़ी हो गई है वो स्थिति इसलिए खड़ी हो गई है क्योंकि लोगों में रिस्क लेने की क्षमता बहुत ही कम है, और अगर कुछ समय दिया जाए जो भी इंडस्ट्री हो, स्मॉल मीडियम लार्ज, अगर को 6 से 9 महीने का समय दिया जाए वो अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तो एक बार को अगर ये रिस्क को डील करने के लिए सरकार स्टेप इन करके एक एसपीवी क्रिएट कर देती है और ये पेपर्स वहां पार्क कर दिए जाते हैं, तो जो लिक्विडिटी दोबारा सिस्टम में आएगी और जो रिस्क एपेटाइट दोबारा सिस्टम में आएगा, हमारे ख्याल से लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी को अपने पैरों पे खड़े करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छा सुझाव है ये, और जो आप कह रहे हैं ना कि इस समय ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करना है और आगे आने वाले वक्त में क्या होगा ये पता नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने एक स्टोरी ब्रेक की थी अपने चैनल पे कि आईसीआईसीआई बैंक ने एक सिंगापुर के ट्रेडर को फाइनेंस किया था, ऑयल ट्रेडर, तो वहाँ की सबसे बड़ी कंपनी है, और वो डिफॉल्ट कर गई। उसने अपना एक एफिडेविट दिया कि उसको $100 मिलियन का नुकसान हो रहा है, मतलब $10 करोड़ के हिसाब से 750 करोड़ का झटका आईसीआईसीआई बैंक को लगा। अब वो ठीक है, जहाज को फोरफिट करेंगे, बेचेंगे, वो सब बड़ी लंबी कहानी है। ऐसे अनफोर्सीन बहुत सारे इवेंट आ सकते हैं, किसी को पता नहीं है। वो तो शायद बैंक को ही पता होंगे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पता होंगे कि उनकी कहाँ कहाँ दिक्कतें हो रही, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहे हैं। अनुमान है, एक मोटा रफ अनुमान ये कि 30 से 40 हज़ार करोड़ का पर डे का लॉस हो रहा है इस समय, हर दिन, एक दिन के लॉकडाउन से। अभय दुबे जी, समय कम है लेकिन आपसे सवाल ले रहा हूं मैं कि ये जो परिस्थिति एक बनी है, एक अनफोर्सीन सिचुएशन है, किसी को अंदाजा नहीं। इवन जो आदमी कहता है कि मैं एसेस करके बैठा हूं कि इतना नुकसान, इतना पैकेज, ये सब हवा की बातें हैं, क्योंकि अंदाजा ही नहीं किसी को, ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं। आपके कुछ सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को आप खोलिए जो सबसे ज़रूरी वाली है, लेकिन सेफगार्ड के साथ कि उसका प्रोडक्ट भारत में बिकेगा और उसको इंश्योर करेगी सरकार। तो ऐसे कुछ 1-2 सुझाव और बताइए जो मुझे लगता है बड़े अच्छे हैं, क्रिएटिव हैं, जहां पे तत्काल काम किया जा सकता है बिना किसी बहुत ज़्यादा हीला हवाली या लागत के। देखिए, सबसे बड़ी, चूंकि उस एस्पेक्ट पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई ज्यादा, अभी फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने शिपिंग मिनिस्ट्री को एक पत्र लिखा है, उसकी कॉपी मेरे पास है। उन्होंने कहा कि खरीफ के सीजन के लिए 250 लाख मैट्रिक टन हमको फर्टिलाइजर की आवश्यकता है और हमारे पास स्टॉक में सिर्फ 9 लाख मैट्रिक टन बचा है। ध्यान दीजिए, सिर्फ 9 लाख मैट्रिक टन। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से हम अप्रैल के मंथ में ही हमको सारे स्टेट में उनको स्टॉक कर लेना था, मगर ये अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो सबसे बड़ा जो परेशानी में है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। उससे कैसे बाहर, अभी खरीफ के सीजन में कैसे बाहर आ सकते हैं, उसके 2 छोटे से सुझाव मेरे हैं। मुझको लगता है कि वो अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे जफर इस्लाम साहब। एक ये है कि आप तुरंत मनरेगा, चूंकि मनरेगा के एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर आप काम नहीं दे सकते हो तो उतने रजिस्टर्ड लेबर्स को आपको भत्ता देना पड़ेगा। तो आप मनरेगा को फ्यूज कर दीजिए एग्रीकल्चर के साथ। एक दूसरी बड़ी बात, जैसे मैंने अभी आपको कही थी कि आपको
अब चूंकि उनके पास बाजार है ही नहीं, 75% किसानों को बाजार में अपनी फसलें बेचनी होती है, तो कम से कम आप इतनी मदद किसानों की कीजिए कि जो आपके क्रूड ऑयल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम हो गए हैं, तो किसान सम्मान निधि के 14 करोड़ किसान आपके पास रजिस्टर्ड हैं, उन किसान को खरीफ के फसल जितना डीजल के कम से कम कार्ड बना दीजिए और डीजल की प्राइस उन किसानों के लिए सिर्फ मात्र आप आधी कर दीजिए, तो कम से कम इनपुट कॉस्ट उनकी कम हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा सहारा किसानों को होगा। और अगर हमारी रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर को हम अच्छा बूस्ट कर पाए तो इकोनॉमी को रिवाइव करने में भी हमको लाभ मिलेगा। बाकी सारे एस्पेक्ट्स पर सब लोगों ने काफी अच्छे सुझाव दिए हैं। परफेक्ट। अभय दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही। जफर साहब, समय मेरा बिल्कुल खत्म हो रहा, 1.5 मिनट आपके पास है, आप सबका जवाब एक साथ दीजिए। देखिए अभय जी ने जो सुझाव दिए हैं उसको उनका मैंने संज्ञान लिया है, और अगर उस पर चिंता नहीं हो रही तो मैं जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर उन तक पहुंचाने का काम भी करूंगा। लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि जो भी बातें चर्चा यहाँ पर हुई, चाहे अभी किसी ने कहा एसपीवी स्ट्रक्चर फॉर क्रिएटिंग लिक्विडिटी फॉर कॉर्पोरेट, उस पर भी सरकार चिंता कर रही, तो ऐसे सारे चीज जो चीजें यहाँ डिस्कस हुई सरकार उस पर बिल्कुल चिंता कर रही है। अभी जैसे बात कर रहे थे एमएसएमई सेक्टर के लिए कि उनके पास लिक्विडिटी नहीं है और उनके पास बिजनेस भी स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है और बैंक देने के लिए एक्सपोजर लेने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसे में ऐसी सुझाव भी लोगों ने दिया है कि क्रेडिट प्रोटेक्शन स्कीम लेकर आए ताकि उनके 40-50% अनसिक्योर्ड हो, उसके साथ साथ क्रेडिट प्रोटेक्शन जो है बाकी 40 से 50% तक क्रेडिट प्रोटेक्शन जो है वो उनको मिल जाए सरकार द्वारा, तो उससे उनको काफी राहत मिलेगी, बैंक को भी कंफर्टेबल होंगे वो लेंड करने के लिए। तो वो सारे चीजों पे सरकार चिंता कर रही है। मुझे लगता है कि अभी समय है अभी, इसलिए कि अभी भी एंड जो अभी वी आर इन द मिडिल ऑफ पेंडेमिक, तो अभी कुछ मालूम नहीं कि कब ये खत्म है, कि कोई भी कंट्री से बाहर नहीं आया है। कोविड बॉन्ड की तो विचार नहीं चल रहा है। नहीं कह रहे कि कोई अभी सोच के देखिए, कई चीज मैंने कहा, कई अलग अलग लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए। किसी ने ऐसा भी सुझाव दिया है कि कोविड बजट अलग हो, बिल्कुल सेपरेट बजट बनाया जाए और उसको फंडिंग अलग तरीके से किया जाए। तो अलग अलग सुझाव लोग देते हैं, मार्केट में बात करते हैं और सब सुझाव पर संज्ञान सरकार लेती है। लेकिन मुझे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि सरकार इन सब चीजों पर गौर कर रही है जो आम नागरिक, गरीब, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दूसरा जो एमएसएमई सेक्टर, चाहे उसमें क्रेडिट। जी जफर साहब, मेरा समय खत्म हो गया, मैं आपको रोकूंगा। और जी जफर साहब, समय मेरा खत्म हो गया, मैं आपको रोक रहा हूँ माफी के साथ। मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि आवाज़ अड्डा में आमतौर पर बड़ी बहस होती है, एक दूसरे के पॉइंट काटे जाते हैं, लेकिन आज बहुत अच्छी और बहुत फ्रूटफुल चर्चा हुई, बहुत सारे सुझाव दिए गए। मुझे उम्मीद है कि ये शो जफर भाई आप अपने यहाँ दिखाएंगे अपने अधिकारियों को भी, क्योंकि बहुत सारे सुझाव इसमें हर लोगों ने दिए जो प्रैक्टिकल हैं, जो समय की मांग है और जिनको आसानी से किया जा सकता। कोई बहुत बड़ी मांग यहाँ नहीं रखी गई है, और जो एक आध मांग रखी गई है कि यूनिवर्सल स्कीम के तहत लोगों के हाथ में पैसा जाए, वो एक जेन्युइन डिमांड है, विचार उस पर किया जा सकता है। और आप कह रहे हैं कि तमाम पहलू है जिस पर सरकार विचार कर रही है। मुझे लगता है वक्त की ज़रूरत है, और हम सब ये मानते हैं कि एक अभूतपूर्व सिचुएशन है ये, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि क्या होगा और इस तरीके के लॉकडाउन ऐसा होगा, कब तक चलेगा, किसी को नहीं अंदाज़ा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत संवेदनशील है और जैसा अब तक किया है उन्होंने, तो जल्द ही कोई बड़े पैकेज का ऐलान होगा जिससे अक्रॉस द सेक्शन सबको राहत मिलेगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।